हेलो एवरीवन एंड वेलकम आवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल मंत्रा। और आज हम लोग कर रहे हैं 26 जून का 2025 का जो पेपर है वो पार्ट नंबर सेकंड। और आप देखेंगे इस चीज़ को कि आपका जो पेपर वन का जो मैंने सेट बनाया है वो मल्टीपल फाइल्स में बना है। उसका रीज़न है कि आप वीडियोस को टाइम टू टाइम देख सकें और इसके साथ में इसकी पीडीएफ को भी आप बाद में रीड कर सकें। विथ एक्सप्लेनेशन है, जिस पार्ट में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए कॉन्सेप्ट का उसमें कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, जिस पार्ट में आपको फैक्ट का चाहिए तो फैक्ट का भी एक्सप्लेनेशन है। और इसी के साथ में इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे। 26 जून का पेपर होगा। इससे पहले वाला पेपर मैंने एनालिसिस करा दिया था जो दिसंबर 24 में हुआ था, ठीक है। और वीडियो पढ़ने से पहले आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें पॉलिटिकल मंत्रा के नाम से, जो आपको इसमें मिल जाएगी आपकी पीडीएफ, क्विजेज, वीडियोस। और हमने प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं जो आपके दिसंबर वाले एग्जाम में आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। इसके साथ में ये आपका प्रैक्टिस सेट तो, और ये प्रैक्टिस सेट के रूप में भी आप यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन दें कि क्या आपका फीडबैक रहा इस वीडियो को लेकर। और इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो पार्ट नंबर 1 आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन से पहले हमारे हो चुके हैं और ये हमारा क्वेश्चन होगा 26 जून का है और स्टार्टिंग यहीं से वीडियो हो जाएगी, इसके साथ आप देखते जाइएगा। सार्क केम इनटू द बिगिनिंग, और मतलब सार्क की स्थापना कब हुई, हम इसके बारे में समझना चाहेंगे। कि देखिए इजी क्वेश्चन है बट हो सकता है कि आगे क्वेश्चन सार्क से रिलेटेड और पूछे। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई। तो इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं कि सार्क के जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, पहला। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या है, 8 दिसंबर 1985 में इसका फॉर्मेशन होता है। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू नेपाल में है। उसके बाद में ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी इंग्लिश है। टाइप क्या है इसका, रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, क्षेत्रीय वाला है। और मोटो है डीपर इंटीग्रेशन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको पहला। इसमें सारे क्वेश्चन टाइप्स में ही कभी कभी ना क्वेश्चन पूछे गए हों। इसके साथ में मेंबर कंट्रीज 8 हैं इसकी, ठीक है, और ऑब्जर्वर कंट्रीज भी इसकी हैं, मतलब, ठीक है। तो 8 कौन कौन सी हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। ऑब्जर्वर कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए जिस तरीके से मैंने स्लाइड में अपने नोट सबको दिए इसी तरीके से आपने नोट करते जाइए। इससे आपको फायदा क्या होगा कि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। देखिए ये डिटेल हो गई, उसके बाद ये डिटेल्स हो गई। उसके बाद साफ्टा, जिसे हम लोग कहते हैं साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, जो बना था साफ्टा, वो 2004 में साइन हुआ था, 2006 में एप्लीकेबल हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव था इसका रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट फ्री ट्रेड अमंग मेंबर स्टेट के मध्य, व्यापार को बढ़ावा देना। और शार्क डेवलपमेंट फंड जिसे कहते हैं एसडीएफ, उसे लॉन्च 2010 में किया गया था। एम था फाइनेंसिंग रीजनल प्रोजेक्ट्स इन सोशल इकोनॉमिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स के लिए, ठीक है, सेक्टर्स के लिए बनाने का प्रयास किया गया था। तो दो आपके ये हो गए फैक्ट कि साफ्टा कब बना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब लागू हुआ दोनों, और लॉन्च कब हुआ सार्क डेवलपमेंट फंड। सार्क की स्पेशलाइज्ड बॉडी कौन कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। सार्क का डेवलपमेंट फंड जो आपका भूटान में है, एग्रीकल्चर सेंटर आपका बांग्लादेश में है, इसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर इंडिया, डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर इंडिया, एनर्जी सेंटर पाकिस्तान, और ट्यूबरक्लोसिस सेंटर आपका नेपाल में, ठीक है। तो ये आपका सार का इतना डिटेल हो गया, तो अपना छोटा सा नोट बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए फैक्ट विशेष ये भी होगा क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ नहीं, बस इतना है कि इनको बताना है कि जो रिवोल्यूशंस हुए उनको क्रोनोलॉजी में लगाइए। एनटीए के फेवरेट है कि क्रोनोलॉजी लाइक क्रोनोलॉजी हर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग: क्यूबा क्रांति, रूसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, निकारागुआ क्रांति एंड ट्यूलिप क्रांति। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा आपका एक। अब इसको कैसे, मैंने जैसा आपको दिया मैंने कहा वैसे ही आप नोट कर लीजिए। जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन होता है 1775 से लेकर 1783। रशियन रेवोल्यूशन हम जानते हैं किसके द्वारा, 1970, व्लादिमीर इलिच लेनिन। और इसकी डेट का भी पूछा गया, ये कब मतलब मृत्यु हुई इसकी लेनिन की, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना आपको। क्यूबा रेवोल्यूशन 1953 से 59 के मध्य होता है। निकारागुआ रेवोल्यूशन 1979 में होता है। एंड ट्यूलिप रेवोल्यूशन जिसे किर्गिस्तान में 2005 में होता है। इसकी सीक्वेंसिंग आप ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिख दिया, क्योंकि रीजन क्या है, कभी क्वेश्चन अब मल्टीपल टाइम आधा पूछेगा। आप पूछ सकते हैं क्यूबा का रेवोल्यूशन, दैट्स ट्यूलिप रेवोल्यूशन इन किर्गिस्तान, तो दैट्स पूछा जा सकता है कि अलग से भी स्टेटमेंट बना के, तो ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स या कोड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर वही क्वेश्चन की इन अधिनियम या संहिताएं जो बनाई गई हैं उनको अब एक व्यवस्थित क्रम में दीजिए कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा फोर्थ ऑप्शन, EACBD। और इसका एक ही ऑप्शन है, आप रटिए इसको, मतलब एक प्रकार से फैक्ट को आपको मतलब एक माइंड में डालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसे ही एग्जाम में नेट के पूछे जा रहे हैं।
द सिटीजनशिप एक्ट जो हमारा आया था 1955 में आया था। उसके बाद एम्बलम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज अगर आप करेंगे तो 1950 का है, ठीक है। और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 2005 एंड फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो नेम्स के लिए प्रॉपर एक्ट बना वो 1950 और 2005, इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट मतलब उसके लिए 1971 एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा हिंदी में क्वेश्चन, ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, कि भारत में संसद की भूमिका यानी कि कार्य के बारे में सही कथन बताना है कि संसद क्या क्या कार्य करती है। कानून बनाने का कार्य करती है भारत में, स्पेशली पूछा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी करना, सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराना, विपक्ष पर नियंत्रण रखना, शिकायतों के व्यक्ति का मंच होना। देखेंगे अगर विपक्ष पर नियंत्रण रखेगा तो अब कह सकते हैं कि आज का कॉन्टेक्स्ट अब मतलब अगर लिखेंगे ओरिजिनल टीम तो हो सकता है कभी कभी लगता है आपको, बट डी तो नहीं होना चाहिए। तो और देखेंगे सारी चीज़ें अधिकतर करता है, तो चौथा जो ऑप्शन होगा आपका इज द करेक्ट होगा आपको, यानी आपका कानून बनाती है संसद हमारी, सार्वजनिक धन के व्यय की निगरानी करती है, सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराती है और शिकायतों के व्यक्ति का मंच होती है। मतलब हमारी शिकायतें जब जाती हैं जिसे हम लोग कहते हैं फीडबैक के रूप में, उसी का समाधान होता है वहाँ पर संसद में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। अब देखेंगे क्वेश्चन भी अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर अपने प्रीवियस क्वेश्चन कभी किए होंगे अगर, तो 2018 के समथिंग भी पेपर हुआ तो बीच में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी हद तक बार बार मल्टीपल टाइम पूछा जाता रहा है। इसका आंसर होगा एक, यानी जनरल थ्योरी एंड जो बुक लिखी है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मैनार्ड कीन्स ने लिखी है। ये इसकी फ्रंट पेज का है, द एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी द क्लासिक वर्क एंड फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न डे इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका एक बुक्स का हो गया, इसको भी आप नोट्स मेट करते जाइए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर यूथॉन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। हम लोग बात करते हैं कि जो यूथॉन मतलब देखेंगे तो आप सेक्रेटरी से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यूएन सेक्रेटरी से। होता क्या इजी क्वेश्चन आपको पता है, 9 हुए, 9 में से कहीं से भी कुछ भी पूछ देंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर होगा 2, यानी कि 1961, ठीक है। ट्रिगवेली, डैग हैमरशोल्ड, यूथांड कुर्तबालदेव, जेबे पेरेज दे कुलार, बान की मून, कोफी अन्नान, उसके बाद एंटोनियो गुतरस करंटली हैं। तो मैंने इसीलिए इसका सोर्स लिया है एनसीईआरटी से। आप कभी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें यूएन सेक्रेटरी का अलग से दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाले बुक में सभी का जो दिया डेटा। ट्रैक वैली जो थे 1946 से 52, और डिटेल आपको पढ़नी है ये, क्योंकि इसमें से आपका एक एक लाइन में आपका क्वेश्चन है। जो ट्रैक वैली बने थे आपके वो 1946 से 52 बने, यानी लगभग 6 ईयर। वो नॉर्वे से थे, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वकीलों विदेश मंत्री रह चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए प्रयास किया था, ठीक है। उस समय होंगे जब भारत पाकिस्तान के बीच हो रही पूरे युद्ध को शीघ्र समाप्त करवाने में नाकामयाब रहे, पर आलोचना होती है इनकी। दोबारा महासचिव बनने पर सोवियत संघ ने विरोध भी किया था इसका, तो महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आते हैं डैग हैमरशोल्ड, आपके आते हैं 53। अब इनका डेट पूछा सकता है कि कब हुए, तो 53 में ये आए थे। ये स्वीडन से हैं, अर्थशास्त्री और वकील थे। अब देखेंगे 56 में जो सुएज नहर का संकट तो इन्हीं के कार्यकाल के बीच में होता है, 53 61 के बीच में आएगा। सुएज नहर से जुड़े विवादों को सुलझाने और अफ्रीका के औपनिवेशीकरण यानी कि लिए काम किया। कांगो संकट को सुलझाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। अब ये क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऐसे कौन से आपके सेक्रेटरी रहे हैं जिनको मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार मिला, तो डैग हैमरशोल्ड रहेंगे, ठीक है। सोवियत संघ और फ्रांस ने अफ्रीका में इनकी भूमिका की आलोचना की, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा काम किया तो वही था ना कि एक अच्छा काम के लिए फिर उनको क्रिटिसिज्म मिला। फिर यूथांट आपके आते हैं, यूथांट आपके बर्मा से थे, यही पूछे गए 61 से 71। शिक्षक और राजनयिक, क्यूबा के मिसाइल संकट के समाधान में और कांगो के संकट की समाप्ति के लिए प्रयास किया। तो आप देखेंगे क्यूबा का संकट रहेगा 1962 में, तो उसमें यूथांट थे, तो ये भी पूछ सकते हैं कि उसमें कौन था। साइप्रस में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका की आलोचना भी इन्होंने की, ठीक है। फिर आते हैं कोर्टबालडेम 1972 से 81, ऑस्ट्रिया से थे, ऊटनी को विदेश मंत्री। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के प्रयास की। बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख की। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी को चीन ने विरोध किया। तो ट्रैक वैली, डैग हैमरशोल्ड, यूथांड, कोर्तबालडेम, and that of Javier Perez-Escobar, Bouteflika Ghali, Kofi Annan, Ban Ki-moon and Antonio Manuel de Oliveira Guterres, ठीक है। जेवियर पेरेस को आप जानते हैं, पेरू से थे। साइप्रस, अफगानिस्तान और अल सल्वाडोर में शांति स्थापना के लिए प्रयास किए इन्होंने। नामीबिया की आज़ादी के लिए मध्यस्थता की और फॉकलैंड के बाद ब्रिटेन और अर्जेंटीना के मध्य मध्यस्थता भी निभाई। अब फॉकलैंड युद्ध को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि फॉकलैंड कब लड़ा गया, तो देखिए
मैं बता रहा हूँ आइडिया के लिए, फॉकलैंड युद्ध को भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पूछा जा चुका है इस नेट एग्जाम। बुतरस बुतरस गाली आते हैं 1992 से 1996, मिस्र से थे। एन एजेंडा फॉर पीस किसके द्वारा दिया गया, ये पूछा जा चुका है। एन एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट बुतरस बुतरस गाली के द्वारा दी। मोजाम्बिक में संयुक्त राष्ट्र संघ का सफल अभियान चलाया। बोस्निया, सोमालिया और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र संघ असफलताओं के लिए आरोप भी इन पर लगे। गंभीर असहमति कर अमेरिका ने दोबारा महासचिव बनने का विरोध भी किया, ठीक है। तो यह ध्यान रखना है कि कौन किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम था सबका था। क्यों नहीं बने दोबारा, आप जानते हैं, क्योंकि सब परिस्थितियां अलग अलग हो रही थी। कोफी अन्नान जो आपके बने वो 1997 से 2006 तक बने, घाना जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी रह चुके। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष बनाया था। अमेरिकी नेतृत्व पर इराक में हुए हमले को अवैध करार दिया। 2005 में मानवाधिकार परिषद और शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की। और 2001 का नोबेल शांति पुरस्कार, फिर से क्वेश्चन आपके लिए कि नोबेल शांति पुरस्कार एक तो मरणोपरांत है और एक मतलब वैसे मिला अन्य कामों के लिए कोफी अन्नान को मिलता है, तो ध्यान रखना है आपको। बान की मून 2007 से 2016 कोरिया गणराज्य से दक्षिण कोरिया कूटनीतिक और विदेश मंत्री। इस पर्वत पर बैठने वाले दूसरे एशियाई हैं। जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला। एसडीजी इन्हीं के समय आया, तो देखा 2015 में आया था, सतत विकास पर लक्ष्य ध्यान केंद्रित किया। यूएन वीमेन के निर्माण के लिए काम किया। युद्ध वियोजन और परमाणु निशस्त्रीकरण पर जोर दिया, ठीक है। फिर आते हैं एंटोनी गुतरस, जिसे हम लोग कहते हैं 2017 से हैं, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। इनके देखिए क्या क्या रह चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रह चुके हैं, सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष रह चुके हैं और संयुक्त राष्ट्र के 9वें महासचिव हैं। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 9वें महासचिव कौन है, क्या क्या पद संभाल चुके हैं, ये पूछ सकता है आपसे। और ओल्ड में जितनी मैंने डिटेल दी इसमें लगभग क्वेश्चन 2-3 बन चुके हैं और भी बन सकते हैं, क्योंकि अगर आप एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चंस की भरमार है इस सेगमेंट से। तो 2 स्लाइड आपके बहुत काम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जिया मेलोनी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, टर्की, स्पेन एंड इटली। तो इटली के हो जाएंगे इसमें से आपका, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। आर इन द फॉलोइंग रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स एज द पर द ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ये पूछ रहा है कि आपका जो इन चीज़ें आई हैं वो आपको बतानी कि किस किस सीक्वेंसिंग में आई है। नाफ्टा, आशियान, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका, एपेक एंड मर्कोसुर आपका किस किस रेंज में आया है, ठीक है। ये रहा हिंदी में और इसका आंसर होगा वो थर्ड होगा। यानी हम देखेंगे तो आशियान जो आपका आया था 1967 में आया था, 8 अगस्त 1967 को। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का था, ठीक है। एपेक था एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन 1989 में आता है। मर्कोसुर जिसे हम लोग कहते हैं साउदर्न कॉमन मार्केट है साउथ अमेरिका का 1991। एंड दैट आपका नाफ्टा 1994, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड एफटीएए फ्री ट्रेड एरिया ऑफ द अमेरिकन 1994। उसके सबसे लास्ट में आया यानी नाफ्टा के बाद आशियान, एपेक, मर्कोसुर, नाफ्टा और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द अमेरिकन, ठीक है। तो एशियन को याद कर लीजिएगा। उसके बाद में कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और भी आप बीच बीच में आप याद करते जाइएगा इसके साथ में, क्योंकि हो सकता है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर नीचे फिर करके दे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित तथ्यों पर विचार करें, सही उत्तर चुनें। देखते हैं कि हम लोग जो इंडियन आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आया था उसमें कुछ आपके विशेष प्रावधान किए गए थे, बताया गया था कि आपको करने हैं। तो क्या क्या था, एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान, बर्मा को भारत से अलग किया गया, उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए गए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया, एंड दैट आपका मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक की शुरुआत की गई। तो हम लोग जानते हैं कि मुसलमानों के लिए तो पहले ही 1909 का जो पार्लियामेंटो सुधार था उसके जरिए आ गया था, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन में, ठीक है। और देखेंगे आपकी उड़ीसा, ये जो ABC ऑप्शन आपका बच रहा है सिर्फ ओनली, ये आप देखेंगे यही आपका आंसर होगा। आइए देखते हैं कि एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया, बर्मा को भारत से अलग किया, उड़ीसा और सिंध के 2 नए प्रांत बनाए, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भारत सरकार ने 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन आगे भी कैसे आ सकता है, ठीक है। तो अब देखेंगे तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि उड़ीसा और सिंध 2 नए प्रांत बनाए गए थे, डिवाइडेशन कर दिया था, एक मतलब कह सकते हैं सरकार थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी अपना रही थी क्षेत्रों को बांट कर, ठीक है। उनको लग रहा था कि शासन हम कर सकेंगे आगे, उनको नहीं पता था कि आगे शासन हमारा खत्म हो जाएगा भारत से, पर धीरे धीरे वो प्रयास अपने कर रहे थे। तो फेडरल स्कीम लेकर आते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा। क्या थी, भारत में एक संघीय सरकार यानी फेडरल गवर्नमेंट की स्थापना का प्रस्ताव इन्होंने दिया। उसके बाद में इसमें राज्यों यानी प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को शामिल करने की घोषणा की गई, ठीक है। राज्यों और देसी रियासतों को शामिल करने की योजना बनाई, हालांकि रियासतों ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया था।
तो संघीय व्यवस्था वहाँ पे लागू नहीं हो सकी। फिर आता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, यानी 1919 के अधिनियम में डायर की प्रणाली को केंद्र से हटाकर प्रांतों में समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को ऑटोनोमस गवर्नमेंट का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। और प्रांतीय मंत्रिपरिषदें विधानसभा के प्रति उत्तरदायी बनी। यह सुधार भारतीय स्वशासन दिशा में बड़ा कदम बना। उसके बाद में केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू, यानी डायरकी एट द सेंट्रल लेवल, यानी रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट प्रणाली कभी लागू नहीं हो सकी। उन्होंने प्रयास तो किया पर नहीं ऐसा हो सका। उसके बाद में फेडरल कोड बना जो 1937 में स्थापित हुआ। ये भी पूछा जा सकता है और पूछे गए हैं क्वेश्चन अदर एग्जाम में कि फेडरल कोड ऑफ इंडिया किस शासनाधीन से कब बना, दोनों चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले सर्वोच्च न्यायिक संस्था हुआ करती थी, ठीक है। उसके बाद में नए प्रांतों का गठन हुआ। जैसे सबसे पहले बना सिंध आपका, सिंध के बाद बना आपका उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया। देखिए सिंध बनाया गया बॉम्बे से अलग करके, उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग करके क्या बना दिया गया 1937 से। ये भी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था एग्जाम में कि बर्मा को किस ईयर अलग किया गया भारत से, ठीक है। फिर आपका विधायिकाओं का विस्तार होता है, एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेचर होता है, यानी कि चुने हुए सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है। लेजिस्लेचर थी फेडरल असेंबली एंड काउंसिल ऑफ स्टेट की। मताधिकार का विस्तार कर दिया जाता है, कुछ बढ़ाया गया, जैसे कि लगभग 10% भारतीय बस का आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, परंतु ये अभी भी संपूर्ण वैसे मताधिकार नहीं था, यूनिवर्सल नहीं था, कुछ सीमित वर्ग को दिया गया था। तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्ता, केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू होना, संघीय न्यायालय होना, नए प्रांतों का गठन होना, विधायिकाओं का विस्तार होना, मताधिकार का विस्तार होना, संघीय सूची प्रणाली यानी 3-fold डिवीजन ऑफ पावर जो हम लोग देखते हैं, मतलब इसे नहीं कहते हैं कि समवर्ती सूची, सूची जो हमारी यहाँ ली गई है वो 1935 एक्ट से ली गई है। देखेंगे आप उसमें, यानी फेडरल लिस्ट है, प्रोविंशियल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट, तो 3 सूचियाँ आई थी। ये 1950 में हम लोगों ने अपनाई हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, इसमें आपने नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बने तो वन लाइनर भी आप बना ली तो आपका बहुत हेल्प करेगा फॉर नेक्स्ट एग्जाम के लिए भी। दिसंबर का एग्जाम तो आपको देना ही देना है, जेआरएफ लेना ही, अदर एग्जाम के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बेस्ट अप्रोच होगी। आपसे पूछ रहा है कि ऑथर और उनका कॉन्सेप्ट कौन कौन सा दिया गया है, तो वुडरो विल्सन, फ्रेडी टेलर, लूथर गुलिक, अब्राहम मैस्लोम। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस वाला हो जाएगा, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो जाएगा इन द हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव से। उसके साथ ये कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो वुडरो विल्सन ने, फ्रेडरिक टेलर ने और अब्राहम मैस्लो को आप जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स देते हैं। सबसे पहला अगर आप याद रख सकते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट देते हैं आपके फ्रेडरिक टेलर। तो बी का 1 एक ही ऑप्शन है, ए का सेकंड, तो आपका आंसर होगा सेकंड। वुडरो विल्सन जानते हैं हम लोगों का डायकॉटमी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं ऑफ स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस के रूप में। फ्रेडरिक टेलर को हम लोग जानते हैं जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी दी, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स बताया, 8 सुपरवाइजर बताए, 4 प्रोडक्शन में 4 आउटपुट में हो जाएंगे, ठीक है। लूथर गुलिक को हम लोग जानते हैं पोस्ट कॉर्प के लिए, स्ट्रक्चर बेस्ड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब्राहम मैस्लो को हम लोग जानते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स के लिए। हम लोग काफ़ी क्वेश्चनों में डिस्कस भी कर चुके हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी विजिटेड लाहौर एंड इन लाहौर डिक्लेरेशन विद पाकिस्तानी पीएम के साथ, कब करते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी से क्वेश्चन पूछा गया तो 1999 में जो हम लोग जाते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा डिक्लेरेशन होता है लाहौर डिक्लेरेशन, तब किया था 1999 में, ठीक है। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 में लाहौर पाकिस्तान का दौरा किया और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार और शांति को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर भी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, मल्टीपल टाइम एंड मल्टीपल एग्जाम्स क्वेश्चन आस्क। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। ब्रिटिश लेकर रही और दार्शनिक मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट द्वारा 1792 में प्रकाशित विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन आधुनिक नारीवाद के आधारभूत ग्रंथों में से एक है। ज्ञानोदय के आदर्शों और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित यह कृति तर्क देती है कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों से कमतर नहीं, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। उन्होंने बुक लिखी डॉक्टर्स ऑन एजुकेशन। उसके साथ में इन्होंने रूसों की आलोचना भी की है क्योंकि उन्होंने महिलाओं को नहीं दिया उस चीज़ को लेकर। तो इन्होंने बुक्स भी कॉन्ट्राडिक्ट में ही लिखी है अधिकतर, ठीक। और पहली महिला कही जाती हैं जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की चर्चा भी की है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉस्टिस संधि की पुष्टि होना, तियानमेन चौक पर चीनी को नरसंहार, चिली में पेनोशो का तख्ता पलट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उत्तरी कोरियाई नेता किम जोंग उनकी सिंगापुर मुलाकात, क्रीमिया पर रूस का कब्जा होना। तो ये सीक्वेंस आपको बताना है कि क्या होगा, ये हिंदी इंग्लिश, एंड दैट आपका आंसर होगा 4। जो पिनोश इसे कहते हैं ना, कूपेन चिली जो हुआ था चिली में 1973 में हुआ था ये आप सब। चाइनीज ब्रूटल मिलिट्री का था मैस्कर इन तियानमेन स्क्वायर में 1989। मॉस्ट्रो जो टीटी रेटिफाइड की गई 1982 एंड रशियन एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया
2014 में करता है तभी इसको जो G7 से बाहर कर दिया जाता है इसकी वजह से। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड नॉर्थ कोरिया लीडर किम जोंग जो मिलते हैं सिंगापुर में, वो 2018 में आपके मिलते हैं। इस सीक्वेंस को आप जैसे लिखा है वैसे ही आप नोट्स में ऐड कर लीजिए और उसको आप याद कर लीजिए सीक्वेंसिंग में लगा के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटनाएं, फिर वही मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। और एनटीए का फेवरेट जैसे कि पूछा गया कि सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड कब होता है, सोवियत इन्वेशन ऑफ हंगरी, इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान एंड बर्लिन वॉल फॉल्स कब होती है, ये भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे इसमें आपका सोवियत संघ वाला जो आपका बनता है वो 1956 में था, बर्लिन फॉल होती है 1989 में। तो बर्लिन फॉल से भी आप लगा सकते हैं, डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, यानी थर्ड आपका ऑप्शन होगा। तो सोवियत एटॉम, देखिए कुछ ऐसे होते हैं जो डेली में आपको हर क्वेश्चन में आपको, जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपके सारे लगभग दिए गए हैं, जैसे कि सोवियत इन्वेशन वाला आपका दिया गया है, बर्लिन फॉल का दिया, बर्लिन पूरा दिया गया है सोवियत संघ का, कैसे खात्मा हुआ, कैसे बनी। तो आपको एनसीईआरटी पर पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें सारा डिटेल्स दिया गया है। अगर आप बहुत ही ईजी पुस्तक लिखी गई है तो आपको सारी डिटेल आपको मिल जाएगा, आपको क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्विंग हो जाएंगे। सोवियत एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड होता है 1949 में, और मतलब एटॉमिक बम बनाया था। इन्वेशन ऑफ हंगरी 1956 और 79 इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, 89 बर्लिन दीवार का पतन होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइनेंस कमीशन से पूछा गया है और किस वर्ष उसका गठन हुआ ये पूछा गया। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, सेकंड फाइनेंस कमीशन, थर्ड फाइनेंस पंचम एंड थर्ड पूछा गया। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एंड फिफ्थ आपका पूछा गया है। तो आप देखेंगे तो थर्ड इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट फाइनेंस कमीशन इज 1951, सेकंड फाइनेंस कमीशन 1956 एंड फिफ्थ फाइनेंस कमीशन इज 1968 एंड द थर्ड 1916। तो डेट थी उसकी मिलाने को, बट आपसे इससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए वित्त आयोग के बारे में, और हर एग्जाम में आपको चाहिए इसकी जानकारी। प्रथम वित्त आयोग बना था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में बना था, ये आपको ध्यान रखना है। 1950 इसका गठन वर्ष है, रिपोर्ट अवधि कब थी ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीय वेतन आयोग आपका बनता है के संतानम की अध्यक्षता में 1956, रिपोर्ट का अवधि। तृतीय वित्त आयोग ए के चंद्रा, देखिए यहाँ से मैंने डेटा दे दी है, आप इसको नोट जरूर कर लें। चतुर्थ के पी वी राजमन्ना, महावीर त्यागी। 6 नंबर के रहेंगे ब्रह्मानंद रेड्डी, 7 के रहेंगे जी एम शेलर, अष्टम वित्त आयोग के वाई वी चावल, नवम के हो जाएंगे 9 के एन के पी सालवे, के सी पंत 10वें के हैं, 11वें के ए एम खुसरो। अब देखिए अभी ईबीपीसीएस का प्री मैंने क्वेश्चन भी कराए थे, वहाँ पे देखा होगा 1 2 यानी ये आपके 4 आस्क हो चुके हैं एग्जाम में। आप बताइए इस स्लाइड में से बताइए क्वेश्चन हर एग्जाम में बन रहा है। और ये जो आपका है एन के सिंह वाला, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपके एनटीए में कि 15 के कौन था, तो एन के सिंह थे उस समय। वाई बी रेड्डी आपके चौथे के रह चुके हैं, 13 के विजय केलकर, तो 11 का आपको सी रंगराजन पता होने चाहिए। 16वें की है इस समय अरविंद पनगड़िया, ये आपको ध्यान रखना 2023 में हुए थे, और 2026 में उनकी रिपोर्ट अभी आ चुकी है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो 16 के हो जाएंगे अरविंद पनगड़िया, पहले हैं के सी नियोगी, उसके बाद 11वें को जाएंगे ए एम खुसरो, और 12 को जाएंगे सी रंगराजन, और 15वें को जाएंगे एन के सिंह, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दोबारा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, अभी रिपोर्ट पूछा जा सकता है कि कब कौन सी लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड है कि कौन कौन सी उनकी रचनाएं लिखी गई हैं। इंडिया एंड हर प्रॉब्लम, मॉडर्न इंडिया, द विल्स ऑफ आदि करवड़, इंडिया एंड ट्रांजिशन, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम। तो आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर एक है इसका, स्वामी विवेकानंद ने लिखी इंडिया एंड हर प्रॉब्लम्स, मॉडर्न इंडिया, द विल्स ऑफ, ठीक है। 3 बुक्स, तीनों आपके नोट्स में होनी चाहिए। उसके बाद में हु स्टेटेड वार इज मेयरली अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स, मतलब युद्ध राजनीति का एक विस्तार है, ये किसने कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्योंकि फैक्ट बेस होते हैं, इनको किसी ने कोट किया है उसी को आपको डायरेक्टली पूछ दिया है। तो आपके सुशांत सिर्क हैं, जॉन लॉक हैं, कार्ल वान क्लाउडविट्ज हैं, एडम स्मिथ हैं। इसका जो आंसर है वो आपका है कार्ल वान क्लाउडविट्ज। वार इज मेयरली कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। द फेमस पर्सियन मिलिट्री theorist है कार्ल वान क्लाउडविट्ज, द वार इज मेयरली द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स इज बाय अदर मीन्स। पर्शियाई सैन्य सिद्धांतकार कार्ल वान क्लाउडविट्ज ने कहा था कि युद्ध राजनीति को अन्य तरीके से जारी रखने का मात्र का नाम, यानी युद्ध जो होता है वो राजनीति को लगातार बनाए रखता है। उनकी बुक का नाम है ऑन वॉर्म क्रिकेट में इस विचार की व्याख्या की और इस बात पर जोर दिया कि युद्ध राजनीतिक गतिविधि से अलग नहीं है।
मतलब एक इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो गया, बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक साधन है सिर्फ ओनली, ठीक है। ये ध्यान रखना, युद्ध को इंटर रिलेट किया है कार्नवाल क्लाउड में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को लार्जित सीटें पूछा है इन द मैच द फॉलोइंग सेक्शन। इससे पहले क्वेश्चन क्या बन रहे थे, कई एग्जाम में कि आपको बताना सीक्वेंसिंग लगानी है, तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं, महाराष्ट्र में कितनी है, झारखंड कितनी है, राजस्थान में कितनी है, वो भी अनुसूचित जाति की, जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आपको पूछा गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ होंगी, सबसे कम कहाँ होंगी, तो आपसे पूछता रहता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका फर्स्ट होगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में आपकी 2 सीटें दी गई हैं, महाराष्ट्र में आपकी 4 हैं, झारखंड में 5 हैं और राजस्थान में 3 सीटें हैं। तो देखा जाए तो झारखंड इसमें इस क्वेश्चन के साथ झारखंड प्रथम पे है, और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सीटें इस समय, वहाँ पे लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों की। तो ये रहा आपका सीक्वेंसिंग, ठीक है। इन विच ईयर द रेफरेंडम टू लीव यूरोपियन यूनियन टुक प्लेस इन ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में यूरोप छोड़ने के लिए जनमत संग्रह किस वर्ष हुआ था, 2013, 2014, 2016, 2018। तो 2016 में इसका हुआ था, द रेफरेंडम हुआ था कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ना है नहीं छोड़ना है ना ग्रेट ब्रिटेन, 23 जून 2016 को। इन दैट वोट 51.9% ऑफ वोटर्स चूज द लीव द यू को छोड़ने की बात करते हैं। यूके ने फिर इवेंचुअली विड्रॉल कर दिया 31 जनवरी 2020 को, उन्होंने उससे हटाया। तो 2016 एंड 2020 ये थी आपकी वोटिंग की डेट, ये आपकी थी बाहर निकलने की डेट यूके, यूके का यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पूर्व उपराष्ट्रपतियों को उनके उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार बधाई। वही है कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे इनका ऑफिस हुआ है उनको आप सीक्वेंसिंग में लगाइए। और लगता है, मुझे लगता है हर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बनने लगे, यूपीसीएस में भी बन रहा है, प्री में भी, अदर एग्जाम में भी कि पूछ रहे हैं आपसे सीक्वेंसिंग लगाइए, एनटीए रेगुलर ही पूछ रहा है आपसे। तो देखेंगे इसका आंसर। यानी सबसे पहले वी वी गिरी जो हमारे बनते हैं 1966 से 67 से 69 के बीच में। फिर आर वेंकटरमन बनते हैं 84 से 87 के बीच में। के आर नारायण रहते हैं 1992 से 1997। कृष्णकांत आपके 1997 से 2002। एंड भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये याद रखना आपको है सीक्वेंसिंग में। 3 आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें समझाने लग कुछ नहीं है क्योंकि ये फैक्ट है, राष्ट्रपति आपको पता होने चाहिए, क्वेश्चन की डिमांड है तो आप याद करिए। हु बिकम द लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट स्कूल ऑफ क्रिटिकल थ्योरी। आपसे पूछ रहा है कि जो क्रिटिकल थ्योरी जब हम लोग बात करते हैं तो मार्क्सवाद का ही अपग्रेडेड वर्जन एक प्रकार से, मार्क्सवाद का, कि मार्क्सिज्म को पूरी तरीके से नहीं मानता बट उसमें कुछ अपडेशन भी करता है। एक प्रकार से पूरे आर्थिक संरचना को नहीं मानता है, अधिरचना और आर्थिक दोनों को मानता है फ्रैंकफर्ट थ्योरी। और वो बताते हैं कि उसमें कई सारे विद्वान हुए एक समय पे, फर्स्ट पीढ़ी में रहे कुछ, मतलब फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन। मुझे सेकंड जनरेशन का कौन है, फ्रेडरिक हीगल, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, यूर्गन हैबरमास। तो आप देखेंगे यूर्गन हैबरमास है वो सेकंड जनरेशन से आपके आते हैं। और जर्मनी का इंस्टीट्यूट है फॉर सोशल साइंस रिसर्च से जुड़ा एक बौद्धिक आंदोलन था। पहली पीढ़ी में याद कर लीजिए ये सारे हैं, मैक्स ओकाइमर, थियोडोर अडर्नो, हार्बर्ट मार्क्यूजे एंड एरिक फ्रॉम। दूसरी पीढ़ी में आते हैं यूर्गन हैबरमास, जिन्होंने कम्युनिकेटिव एक्शन, पब्लिक स्पेयर की बात की और रेशनल डिस्कोर्स की बात की। कम्युनिकेटिव एक्शन का मतलब वहाँ पे बातचीत के जरिए बढ़ाना, और पब्लिक स्पेयर में चीज़ों के लिए बहुत चर्चा करते हैं हार्वर्ड मार्क जुर्गन हैबरमास, ठीक है। यूर्गन हैबरमास पढ़ा जाता है उनको, ठीक है, स्पेशली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम पर्यवेक्षण संस्था, मतलब इस प्रकार से यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन हुए हैं और उनको बताना है कि उनका ईयर क्या रहा है। तो बहुत सारे ऑपरेशन हैं, ऑपरेशन की लिस्ट ये रही। पहला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघर्ष विराम पर्यवेक्षण, जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन ट्रूस सुपरविजन ऑर्गेनाइजेशन 1948 में। उसके बाद में इनमिशन इन द सूडान 1590 के अंतर्गत 2005। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल इन लेबनान 1978। एंड संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बल इन साइप्रस में करते थे 1964 में आपके करते हैं। वही फैक्ट है, आप नोट करिए और याद करिए इसको। इसमें ना समझाया जा सकता है वीडियो को, वीडियो में मैं बताता हूँ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको समझाया जाता है। अभी तो आपने क्वेश्चन देखे सारे फैक्ट रिलेटेड आ रहे हैं, तो उनमें सब आप याद करिए। कुछ हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे आपको। मैंने कुछ आपके प्रैक्टिस सेट कराए हैं चैनल पे, आप देखेंगे कि उसमें सारे के सारे आपको जो मिलेंगे वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड आधे ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको समझ आता है शुरू। फैक्ट क्वेश्चन आपको मैंने इसीलिए करा दी, और फैक्ट को आप नोट करिए, याद करिए कितने ज़्यादा, मल्टीपल टाइम रिवीजन, मल्टी टाइम क्वेश्चन आपके सॉल्व होते जाएंगे। अब फिर आ सकता है कि भारत के संविधान में लिखित अनुच्छेदों को सही क्रम में कालानुक्रम में लगाइए।
राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद हो जाएगी, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाएगी, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जिला न्यायाधीशों की नियुक्त करने की शक्ति पूछी गई है। पहला कौन सा होगा? देखेंगे अगर राष्ट्रपति की सहायता देखेंगे तो सलाह लेकर मंत्रिपरिषद भी होती है, संसद में राष्ट्रपति का विशेषाधिकार भी होता है, तो आंसर थर्ड होगा इसका। स्पेशली आपको आर्टिकल्स यहाँ पता होने चाहिए और उसके अंदर का डेटा पूछा गया है, मतलब एक लाइन लिखी होती है उसके अंदर का। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होती है, आर्टिकल 74 में दिया गया है। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, आर्टिकल 87 के तहत होता है, संसद को संबोधित जब करते हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 126 के अंतर्गत होती है, 127 में आपकी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है। उसके साथ में आपके सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति आर्टिकल 143, जो भी हाल ही में डिस्कशन आया है आर्टिकल 200 पे, तो क्वेश्चन पूछे गए थे राष्ट्रपति के द्वारा, वो परामर्श करने की शक्ति। और जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करने की शक्ति कौन से आर्टिकल से? आर्टिकल 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो आर्टिकल सारे आपको एक पेज में आप बना लीजिए आर्टिकल्स एंड उसके संबंधित अनुच्छेद जितने भी आ रहे हैं, उसके साथ में उसका डिटेल थोड़ा तो आपको पता होना चाहिए कि वो रिलेटेड किससे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज द पर देयर फॉर्मेशन। और देखिए क्वेश्चन मतलब लगता है इंडिया का भी है, बाहर की कंट्रीज़ का भी है, और मिक्स करके पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आपको जानकारी होनी चाहिए। आवामी लीग कब बना, डेमोक्रेटिक पार्टी वैसे कब बनी, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा कब बनी, उसके साथ में बीजू जनता दल कब बना, तो इंडिया का हो जाएगा। तो देखेंगे आप इसमें डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी बनती 1828 में बनती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें पहले पूछा गया था सिर्फ सिंगल की डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी, 1828, यूएसए की पार्टी, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा 1867, आवामी लीग बांग्लादेश 1949, बीजू जनता दल 1997 एंड द सर्वेंट ऑफ द पीपल यूक्रेन 2018। डेमोक्रेटिक पार्टी, लिबरल, अवामी लीग, बीजू जनता दल। और आप अगली बार ही पूछ सकता है कि अवामी लीग कब बना, बीजू जनता दल के बारे में इंडियन कॉन्टेक्स्ट में पूछ सकते हैं, इंडियन पार्टीज को लेकर, तो आपको याद होनी चाहिए सारी पार्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी मीट डोनाल्ड ट्रंप द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन वाशिंगटन डीसी। कब मुलाकात हुई थी? तो आप जब जीते हैं उसके बाद में तो आपकी मुलाकात होती है फेब 2025 में, 13 फरवरी 2025 को इनकी मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी जी की डोनाल्ड ट्रंप से इन वाशिंगटन डीसी में। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, कुछ इससे पहले पार्ट में हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस और मिलेंगे, तब तक थोड़ा सा आप प्रैक्टिस को और इंक्रीज़ कीजिए, एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर रखिए, और आपको कुछ सरप्राइजेज भी मिलेंगे, कुछ आपको पीडीएफ्स आपको अवेलेबल करा दी गई हैं, आप उनको नोट्स में जरूर ऐड करिए, और सेल्फ नोट ज़्यादातर बनाइए। मैं तो प्रोवाइड कर ही दूंगा पीडीएफ सारी, बट आप हो सकता है वीडियो को पॉज करके तुरंत बना लीजिए, तो आपके याद में माइंड में बनी रहे चीज़ें, ठीक है। तो वीडियो आपने लाइक नहीं किया, लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आपको टॉपिक टू टॉपिक वीडियो भी आपको मिलती रहे।